हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन की, कि जो आरबीआई के सामने एक डिलेमा है, एक डुअल सिचुएशन है, उसे वो कैसे मैनेज करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी न्यूज में हम देखते हैं कि जब भी इन्फ्लेशन रेट हाई होता है, लो होता है, तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, मैनेज कर देती है इन्फ्लेशन रेट को। सो इस टाइम पे इन्फ्लेशन रेट ऑल द वे हाई चल रहा है, तो अब आरबीआई कंसर्न है रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन रेट और मॉनेटरी पॉलिसी को अमेंड करना चाहती है। बट वेयर एज जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उनके व्यूज जो है डिफरेंट है फ्रॉम द आरबीआई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है ग्रोथ रेट के ऊपर ज्यादा एज कंपेयर टू द इन्फ्लेशन रेट। बट आरबीआई कंसर्न्ड है ज्यादातर इन्फ्लेशन रेट को लेकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द अपकमिंग इलेक्शंस, क्योंकि अगर ग्रोथ रेट कम होती है तो इट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम कि वो जिस एजेंडा पे अपने इलेक्शंस को जीत सके। बट अब क्या सिचुएशन है इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में, तो अब इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी जरूरी है अलोंग विद द प्राइस स्टेबिलिटी। ये चीज तो हमें पता है कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगी तभी इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होती है, दैट विल बी और एक्चुअल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। बट अगर ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों ही हाई रेट पे हैं तो उसके दो तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं। सो अब क्या उसके इम्पैक्ट दो रहते हैं, पहला कंज्यूमर पे पड़ता है, दूसरा प्रोड्यूसर पे पड़ता है। कंज्यूमर बिहेवियर में जब हमें पता है, बीइंग अ कंज्यूमर, आप अपने आप को एज्यूम कीजिए कि कंज्यूमर को जब पता है कि एक कमोडिटी की प्राइस इन नियर फ्यूचर बढ़ने वाली है, दो इफ वी डोंट रिक्वायर इट, हम उसे स्टॉक पाइल करना या अभी के प्राइसेस पे खरीदना शुरू कर देते हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, उसकी डिमांड उस कमोडिटी की सडनली हाइक हो जाती है, बट सप्लाई इजीली उस चीज की नहीं हो पाती है, तो प्राइसेस ऑल द वे हाई हो जाते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन रेट इसे और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा प्रॉब्लम आती है प्रोड्यूसर बिहेवियर में। तो अब प्रोड्यूसर को ये चीज पता है कि कंज्यूमर डिमांड कर रहा है किसी कमोडिटी को, बट जो इनपुट प्राइसेस हैं, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसका ही प्राइस अगर बहुत ज्यादा हाई पीछे से आ रहा है, तो उसी रेट पे उसे उसे फर्दर सेल करना पड़ेगा। सो मतलब हाई प्राइसेस पे उसे उसका कमोडिटी को सेल करना पड़ेगा, फर्दर इससे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी। तो इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड, सप्लाई अगर होती है वो भी नए या फ्रेश प्राइसेस पे होगी। सो इन सच अ सिचुएशन अगर नए प्राइसेस पे अगर वो नहीं बेचता है तो वो अपना मार्केट शेयर लूज करेगा। बट अगर वो ओवर प्रोड्यूस करता है और उसके प्राइसेस के अकॉर्डिंगली वो कमोडिटी नहीं बिकती है, सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, वो कमोडिटी जो है उसे लॉसेस देगी। तो एज ए रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी की जब हम बात करें प्रोड्यूसर की, वो इफेक्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन रेट, जब दोनों ही हाई होते हैं। सो अब आरबीआई का काम यहाँ पे आता है क्या, कि प्राइस को स्टेबिलिटी प्रदान करें, यानी कि इन्फ्लेशन रेट को या ग्रोथ रेट को किसी तरीके से कर्व करे अगर वो आउट ऑफ हैंड जा रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, कंटेन करेगी इन्फ्लेशन रेट को या स्लो डाउन करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर इन्फ्लेशन रेट ऑल द वे हाई है। सो एज ए रिजल्ट अगर हम एग्जांपल दूं मैं आपको कि इन्फ्लेशन रेट जब हाई होता है ना, कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, सो एज ए रिजल्ट अब क्रेडिट अवेलेबिलिटी मार्केट में जो है उसे कम करना पड़ेगा। अब इन्फ्लेशन ज्यादा कैसे होती है, क्योंकि मार्केट में जो पैसा है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है, तो जो वैल्यू फॉर मनी है एक्चुअली वो कम हो जाती है। सो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देते हैं, यानी कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं या महंगा कर देते हैं, ताकि लोग जो है वो कम पैसा खर्चे। सो एज ए रिजल्ट अब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मौका मिले। ठीक है। एंड सिमिलरली ऑपोजिट होता है कि जब क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ानी होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उन्हें कम कर दिया जाता है। तो आरबीआई ऐसे रेगुलेट करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को। सो अब दो सिनेरियोज है विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन जिन्हें देखना चाहिए। सबसे पहले नॉर्मल सर्कमस्टेंस में जहां पे हाई ग्रोथ रेट है और इन्फ्लेशन रेट भी है। सो अब ग्रोथ रेट ऑल द वे हाई है, राइट, तो इन्फ्लेशन जो है वो भी हाई है। सो अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर आरबीआई क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कम भी कर देता है, तो जो ग्रोथ रेट है वो तो हो रही होगी। क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ रेट कम जरूर होगी बट ग्रोथ एक्चुअली में होगी, तो एक तरह से मैनेजेबल सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमी चाहे स्लो रेट पे से ही ग्रो करना शुरू करती है। सो अब एक वर्स्ट सिनेरियो आता है कि हमारे पास इन्फ्लेशन रेट ऑल द वे हाई है, बट जो हमारी इकोनॉमी है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्लो या नेगेटिव रेट पे ग्रो कर रही है। सो इन सच अ सिचुएशन अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करेंगे, तो एज अ रिजल्ट जो ग्रोथ रेट नेगेटिव है वो और भी ज्यादा इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट करेगी, यानी कि इकोनॉमी कोलैप्स होने की वर्ड्स पे आ जाएगी। सो अब इंडियन सिनेरियो की बात करें कि इंडिया का केस सेकंड केस है, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो में है, क्योंकि अगर हम जीडीपी की बात करें 2016-17 से लेकर 2020 तक की, तो 8% से गिर के 4% तक आ गई है। 2019 में इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया था। सो एज ए रिजल्ट 2020 में क्या होता है, लॉकडाउन लग जाता है, कि इन्फ्लेशन रेट को जब तक मैनेज कर पाती गवर्नमेंट, लॉकडाउन लग जाता है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता है और सब कुछ बंद पड़ जाता है, एंड जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है, लोगों की सेविंग्स बढ़ जाती है। सो एज ए
रिजल्ट इकोनॉमी जो कि ग्रो कर रही थी, या जो भी अगर हम बात करें इन्फ्लेशन से अभी शुरू ही हुआ था, उनकी जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात करें, वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती है क्योंकि सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। तो आरबीआई क्या करती है, लोअर कर देती है इंटरेस्ट रेट को, ताकि इंजेक्शन जो है मार्केट में वो किए जा सके, ठीक है, कि लोगों ने जो पैसे बचाए हैं कोविड के टाइम पे वो हम इकोनॉमी में वापस से लगा सके। सो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो मेंटेन हो जाता है अबव 4%। पर 2021 में क्या होता है, फर्दर इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है अबव 6%। मैनेजेबल रेट उन्होंने, मैनेजेबल टाइम जो है या जो लिमिट है वो 4% की रखी थी, बट 6% के आसपास वो मेंटेन हो जाता है। बट 2022 में क्या होता है, यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से इन्फ्लेशन रेट ऑल द वे हाई हो जाता है, एंड 7% से ऊपर अगर हम बात करें, महंगाई जो है इंडिया में परसिस्ट करती है। सो अब इस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए क्या है, मई 2022 के बाद से आरबीआई ये सोचती है कि हम हाइक करेंगे इंटरेस्ट रेट को। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, यानी कि पैसे की रेगुलेशन मार्केट में कंट्रोल करनी है। तो अब ये सिचुएशन आरबीआई के सामने आती है कि कंट्रोल करेंगे अगर इन्फ्लेशन को, तो जो हमारा ऑलरेडी कोविड के बाद से इकोनॉमी अपने आप को धीरे धीरे स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, उसकी जो ग्रोथ है वो और भी ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। वी विल बी ऑन द वर्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इवन फर्दर। तो गवर्नमेंट जो है ऑन दी अदर हैंड वो स्लो ग्रोथ रेट को लेके कंसर्न है, क्योंकि 2 साल रह गए हैं सिर्फ इलेक्शन को। क्योंकि अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है 2017 से एक मुद्दा बनता आ रहा है, एंड वी हैव सीन कि गवर्नमेंट कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं ले पाई है अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर। सो एक तरह से फेलियर रहा है गवर्नमेंट का टू मेक अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट। क्योंकि अब एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट करनी है तो बजट कंस्ट्रेंट जो है, यानी कि बजट की जब हम बात करें उसको भी लगाना जरूरी है ताकि एम्प्लॉयमेंट को फर्दर जनरेट किया जा सके। एंड मोर ओवर अगर हम बात करें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की, जो कि एक बेसिक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, जिसमें क्या चीज कही जाती है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जो रेवेन्यू है, आप उसे बढ़ाइए अपने एक्सपेंसेस से, ताकि जो नेक्स्ट बजट आपका है या तो वो सरप्लस बजट आए या प्रीवियस बजट से एक बेटर बजट अगर आप प्रेजेंट कर सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट की नॉर्म्स को भी मेंटेन नहीं कर पा रही है। इट इज सच अ वर्स्ट सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली। सो अब इस सिचुएशन में अगर आरबीआई टाइटन करती है मॉनेटरी पॉलिसी को, तो इकोनॉमी रेट जो है वो कम हो जाएगा ग्रोथ का, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑल द वे हाई चल रही है, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर। बट अगर आरबीआई इग्नोर कर देती है इन्फ्लेशन को, तो जो पुअर आदमी है, जो अगर हम बात करें मिडिल क्लास की बात करें, तो वो सारे के सारे दे विल बी हिट विद दिस हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, एंड कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ बेटर होगा, एंड कोई एश्योरेंस नहीं है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू 2017 से परसिस्ट कर रहा है वो फर्दर रिजॉल्व होगा या नहीं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।